सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने आवास पर ध्वजारोहण करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के साथ साथ उन कर्तव्यों के प्रति भी आगाह करता है जो एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में हम सबके हैं। हमें याद रखना होगा कि हमारा व्यक्तिगत जीवन ही नहीं है बल्कि हमारा सार्वजनिक जीवन भी है और सार्वजनिक जीवन में हमें एक धर्म की प्रेरणा देता है और वह धर्म है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हाथरस केस की सुनवाई होगी। इससे पहले 16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी और जांच पूरी करने के लिए वक्त मांगा था। तब कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की थी। 2 दिन बाद 18 दिसंबर को सीबीआई ने हाथरस की SC/ST में चारों आरोपियों संदीप, रामू, लवकुश और रवि के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने पीड़ित के आखिरी बयान को आधार बनाकर कहा था कि चारों आरोपियों ने हत्या करने से पहले पीड़ित से गैंगरेप किया था। दलित किशोरी के साथ गैंगरेप व उसकी हत्या के प्रकरण में एक आरोपी रामू ने 1 हफ्ते पहले जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाथरस में कोर्ट में 19 जनवरी को सुनवाई होनी है। आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 3,42,000 लाभार्थियों को आज बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के एनेक्सी भवन से इन लाभार्थियों के खाते में योजना के अंतर्गत करीब 2,409 करोड़ रुपए स्थानांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री 5 लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद भी करेंगे। सभी लाभार्थियों को आवास योजना का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसमें गोरखपुर के 2,200 लाभार्थी शामिल हैं। प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। चुनावी तैयारी में अन्य विपक्षी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस समय दौरे पर हैं। उन्होंने 8 जनवरी को अपने चुनावी अभियान की शुरुआत चित्रकूट से की। उन्होंने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। सिर्फ जनवरी माह में अखिलेश ने 4 प्रमुख मंदिरों का दौरा किया। बता दें कि 8 साल पहले जब भाजपा केंद्र और यूपी के सत्ता से दूर थी, तब प्रदेश भाजपा ने भी चित्रकूट से ही चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। अखिलेश यादव द्वारा मंदिरों के दौरे से बीजेपी में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि योगी सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बांदा में कहा है कि हम 1990 को नहीं भूल सकते हैं। अयोध्या में रामलला की भूमि पर राम भक्तों को ढूंढ कर गोली मारी गई थी। जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, वह सब जगह अब मंदिरों में घूम रहे हैं। प्रदेश के पशुधन घोटाला मामले में ठेका दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोपी फरार IPS अरविंद सेन आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। उन्हें निलंबित किया जा चुका है। पुलिस ने उनके लखनऊ व पैतृक आवास अयोध्या में डुगडुगी पिटवा कर फरार घोषित कर चुकी है। गिरफ्तारी के डर से उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। एथलेटिक्स में स्टीपल चेज में अपना परचम लहराने वाली प्रदेश की एथलीट सुधा सिंह राज्य की दूसरी ऐसी खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार के साथ पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। एथलेटिक्स क्षेत्र में सुधा सिंह रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से विख्यात हैं। सुधा से पहले साल 1963 में बैडमिंटन खिलाड़ी स्वर्गीय मीना शाह को अर्जुन अवार्ड मिला था। इसके 14 साल बाद उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मीना शाह बलरामपुर की रहने वाली थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
सैफई स्थित मेला मैदान में ध्वजारोहण का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। अखिलेश ने कृषि बिल को किसानों के लिए डेथ वारंट कहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुटकी लेते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन चिलम वाले लोग रोजगार नहीं दे सकते। इस दौरान शहर में ट्रैक्टर रैली के दौरान अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 सालों के इतिहास को एक टाइम कैप्सूल के जरिए विक्टोरिया गेट के सामने जमीन में दफन किया गया। शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों में यह भी एक कार्यक्रम था। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा जारी किए गए डाक टिकट व स्पीच को भी टाइम कैप्सूल में सुरक्षित रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे संबंधित इतिहास की जानकारी ले पाए। यह पूरा काम वाइस चांसलर तारिक मंसूर की निगरानी में हुआ। अमेठी जिले में एक युवक की जमीन के विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जिले में 24 घंटे के भीतर यह हत्या की दूसरी वारदात है। इससे पहले सोमवार को मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ गैंगस्टर माफिया पर नकेल कस रहे हैं, बल्कि करीब 76,000 करोड़ रुपए के 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को पूरा करने में जुट गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस साल मार्च अप्रैल में लखनऊ से गाजीपुर की दूरी महज 4 घंटे में तय करना संभव हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनफील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मेन एक्सप्रेसवे इस साल मार्च अप्रैल तक और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिसंबर तक पूरा होकर परिचालन के लिए शुरू हो जाएगा, जबकि साइड रोड और अन्य छोटे मोटे बचे हुए कार्यों को भी तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे अगले साल मार्च तक और गंगा एक्सप्रेसवे का काम जून 2021 से शुरू हो जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के ट्रैक्टर मार्च को समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता यूपी के हर जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे। लखनऊ में जहां पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीबाजी, तो बस्ती, शामली और सिद्धार्थनगर में सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। बस्ती में सपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ साथ सरकारी विभागों उपक्रमों की अर्थव्यवस्था और कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय सुझाने और इसके जरिए फिजूल खर्ची रोकने के मकसद से पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति ने विभागों का पुनर्गठन कर 94 से 54 करने, न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए हैं। घाटे वाले निगमों और उपक्रमों के बारे में भी जल्द फैसला लेने का भी मशविरा दिया है। इटावा औरैया जनपद के सीमा पर स्थित शेरगढ़ गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ। यमुना नदी के पीपा पुल से जा रही वैगनार कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। घटना स्थल पर मौजूद लोग हादसे को देख चीख पड़े और नदी की ओर दौड़े। जब तक लोग बचाव कार्य शुरू करते तब तक कार सवार 6 लोग पानी में डूब चुके थे। बता दें कि घटना में किशोरी समेत 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर हालत में इटावा के जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। लापता अन्य कार सवारों की तलाश में गोताखोर लगे हुए हैं। अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री व तस्करी रोकने के लिए पिछले सप्ताह चले आबकारी विभाग के अभियान में प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल
25,862 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। शराब बनाने में प्रयोग किया जाने वाला 96,298 किलोग्राम लहन इस दौरान मौके से नष्ट कराया गया, जबकि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 214 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के साथ 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण भूमि कुशीनगर में आयोजित प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू की श्री राम कथा सुनने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे। उनके देर शाम आगमन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। शासन स्तर से मिले संकेतों के आधार पर प्रशासन पूर्व से ही व्यवस्था में जुटा था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल भले ही अभी नहीं बजा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी से लेकर दावेदार तक अपनी तैयारी जोरों पर कर रहे हैं। पुलिस भी आगामी चुनाव को लेकर गंभीर हो गई है और गांव में अराजकता करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी सूची बनाने में जुट गई है। इसके अलावा गांव की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए पुलिस अपने सी प्लान को और सक्रिय करने पर जोर दे रही है। यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा 3 फरवरी से होने जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं के साथ इस बार न सिर्फ कैमरे से निगरानी की जाएगी, बल्कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। स्कूल वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करा सके। अगर आप सार्वजनिक शौचालय में गए हो और बाहर से दरवाजा बंद कर उसे लॉक कर दिया जाए तो क्या हालत होगी। मुरादाबाद मंडल के अमरोहा जिले के गजरौल में एक युवक के साथ ऐसी घटना घटी कि सभी सोचने के लिए मजबूर हो गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। लोगों ने नगर पालिका के पदाधिकारियों को मामले से अवगत कराया। इस मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने ताला तोड़कर उसे बाहर निकाला। मामला अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र का है। अलीगढ़ में उठी मांग, पीतल की मूर्ति को जीएसटी मुक्त किया जाए। नई कर व्यवस्था के तहत जब जीएसटी का उदय हुआ तो पहले ही 18% यह कर लगा दिया गया। विरोध के बीच जीएसटी काउंसिल ने इस पर 12% कर लगा दिया। उद्यमियों का तर्क है कि पीतल की मूर्ति व स्टेचू ढलाई कर तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए तमाम दावे कर रही है, मगर जीएसटी को समाप्त नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने सूबे के 312 विद्यालयों को डीबार घोषित कर दिया है। बोर्ड ने इसकी सूची भी जारी कर दी है। इसमें पूर्वांचल के 10 जिलों में 51 विद्यालय शामिल हैं। काली सूची में शामिल विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मतदान को कहा जाता है। ऐसे में अगर इस उत्सव का बहिष्कार करने का ऐलान हो तो सवाल खड़े होते हैं। यूपी के पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच गोरखपुर के एक गांव में चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगे हैं। मामला बांसगांव थाना क्षेत्र का है। यहां के एक गांव में ग्रामीणों ने पोस्टर लगाकर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। डढ़िया खुर्द गांव के लोगों ने मांग की है कि प्राथमिक विद्यालय डढ़िया खुर्द पर चुनाव के दौरान बूथ बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गांव के लोग वोट नहीं डालेंगे। जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव में उन्हें गांव के बाहर बनाए गए बूथ में वोट देने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी समस्याएं होती हैं। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की जड़ें पुलिस विभाग के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी मजबूत होती जा रही है। जय वाजपेयी शहर के कई सफेदपोश नेताओं के संपर्क में था। बिकरू कांड के बाद चल रही शस्त्र लाइसेंस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जय के रिवॉल्वर लाइसेंस की फीस माफ करने के लिए समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी ने तत्कालीन डीएम को पत्र लिखकर सिफारिश की थी। विधायक के लेटर के बाद शस्त्र लाइसेंस की फीस 50,000 से 20,000 कर दी गई थी।